I'm Ablash Rajput from Rose Public School, Suliali. So, today we are going to start a chapter from civics section. From civics section we are going to start the chapter 1, and that is the Constitution of India. Now, first of all, what we need to understand is what is Constitution, how many types of constitutions are there, why what is the usefulness of the Constitution. So all that sort of things we will try to understand, and we will discuss about them in little bit detail in this video session. So the very first thing we are going to start with, that what is Constitution. Constitution is a book of law, और आप बड़े सीधे शब्दों में बोल सकते हैं इट्स अ रूल बुक, इसे अपने आप को समझने के लिए, ठीक है, इट्स अ बुक ऑफ लॉ। और ये क्यों जरूरी है? इट इज नेसेसरी बिकॉज इट इंटाइटल्स द गवर्नमेंट टू गवर्न द नेशन एज अकॉर्डिंग टू इट। मतलब कि किसी भी सरकार को, किसी भी देश की जो सरकार होती है, लोकतांत्रिक ढांचे में, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जो भी सरकार होती है, उस सरकार का कार्य करने का जो तौर तरीका होता है, उसको किस तरह से काम करना है, उसको जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, उस गवर्नमेंट को वही फॉलो करनी पड़ती हैं, the way the constitution has directed them. Constitution ही उन्हें असिस्ट करता है, Constitution ही उन्हें पावर प्रोवाइड करता है, Constitution ही उन्हें दिशा निर्देश पूरा प्रोवाइड करता है, पूरा प्रोविज़न उसमें दिया होता है अकॉर्डिंग टू द Constitution, जिसके अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट को काम करना होता है। Constitution ही है जिसके द्वारा हमारे जो है, इट हेल्प्स टू सेफ गार्ड आवर इंटरेस्ट। ये हमारे जो हमारे भले के लिए जो हमारे अधिकार होते हैं, जो हमारे को एक स्वतंत्र देश का नागरिक होने का सम्मान प्रदान करते हैं, वो सारी जो पावर्स होती हैं वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही मिलती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को दिशा निर्देशित करता है। कानून जो भी बनाए जाते हैं, वो कानून जो हैं दैट आर गोट टू बी कंपाइल्ड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन बुक, ठीक है। एंड द वे और द jurisdiction in which the law has to be framed, that has also the guidelines for that particular thing has also been given in the constitution. मैं अब आपको, खैर अभी आप छोटे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बड़े इजी वे में समझाता हूँ। जैसे हम घर में रहते हैं, हर घर में आपने देखा होगा, जब आपके मम्मी पापा आपके घर में सभी जो है वो कोई ना कोई रूल्स फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। मसलन जैसे हमने अपने अड़ोस पड़ोस में किसके साथ अच्छे संबंध हैं, किसके साथ किस तरह से हमने बिहेव करना है, किस तरह से हमने उनके साथ सोशल बिहेव कैसे करना है। हम समाज में रहते हैं, हम बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, कई जगह नहीं भी लेते हैं, कई जगह किसी को अवॉइड भी कर देते हैं। तो घर का बजट किस तरह से बनाना है, ठीक है। मसलन आप बच्चों को लेकर जो प्लानिंग होती है, तो उन सब चीज़ों में, उन सब धारणाओं में मिलकर बैठकर घर के बड़े जो होते हैं वो बैठ के डिसीजंस लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम घरों में भी हम एक पर्टिकुलर रूल और रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। हालांकि वो रूल रेगुलेशंस हमारे ओरल होते हैं, वो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की तरह लिखे हुए नहीं हैं, दे आर ओरली, ठीक है। हम उन्हें फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो घरों में मतलब उसी तरह से, अब क्योंकि हमारे घर में एक रूल और रेगुलेशंस है, हमें पता कि यार पापा आप जल्दी आते हैं तो उससे पहले मुझे घर जाना है, मुझे 6 बजे तक बाहर खेलना है, उसके बाद मुझे घर आना है, मुझे मास्क पहनना है, बाहर जा रहा हूँ तो मुझे मास्क पहनना है, अगर मैं
कहीं दुकान में जा रहा हूँ तो मुझे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ऑल दीज आर द रूल एंड रेगुलेशंस। तो अगर हम इन रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, हमारी फैमिली निश्चिंत रहेगी। अब अगर सपोज करो आप इन सब चीज़ों को फॉलो ना करें, आप घर की जो रख रखाव है, घर की मैनेजमेंट जो है, अगर आप उसमें प्रॉपरली पार्टिसिपेट्स नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो नेचुरली परिवार आपको बिखरा हुआ नजर आएगा। हर कोई अगर घर का मेंबर अपनी अपनी मनमानी करेगा, अपने अपने उसमें करेगा, अपने अपने रास्ते चल रहे हैं, नो बडी केयर्स ईच अदर, तो क्या होगा? ठीक है, देयर यू वुड हैव सीन बहुत सारे हितों का टकराव होना शुरू होगा वहाँ पे। तो एक मैनेजमेंट के लिए हम कुछ रूल और रेगुलेशंस घर के अंदर बनाते हैं और हम उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से देश चलाने के लिए, अब हमारा देश क्या है? हम लोग डेमोक्रेटिक नेशन में रहते हैं, तो लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली होती है उसमें जो सरकार चुनी जाती है वो कैसे चुनी जाती है? वोट डालते हैं, हम लोग वोट डालते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक ढांचे में जो सरकार चुनी जाती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है। ठीक है, और वो जनता के लिए चुनी जाती है, जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के हितों की सुरक्षा के लिए चुनी जाती है। ठीक है, वो सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, वो अपने मर्जी से अपने हितों की सुरक्षा के लिए काम नहीं कर सकती। दे आर एंटाइटल्ड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। They are entitled to formulate a law that uplift the lifestyle of the people living in the country. ठीक है, that they are entitled to provide all the basic amenities to the citizen of the country without any discrimination that is to be carried on the basis of caste, religion, region, language और by any other mean। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातीय, धर्म, रंग, ठीक है, या भाषा या क्षेत्र के, बिना किसी भेदभाव के वो सारी फैसिलिटीज जो हैं वो इक्वली प्रोवाइड करना, ये सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और उन्हें ऐसा करना पड़ता। और सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उसे ऐसा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, दे आर सपोज टू वर्क एज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर रहते हुए अगर कोई काम करेंगे तो वो फ्लॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग उन्हें बदल डालेंगे, 5 साल के बाद हम उन्हें चेंज करेंगे। इफ यू आर नॉट गॉट सेटिस्फाइड विद योर स्टाइल ऑफ वर्किंग, ठीक है, वी हैव द राइट टू चेंज देम। हमारे पास ये अधिकार है कि हम उन्हें बदल सकते हैं। तो ये पावर है। हमें ये पावर किसने दी? हमें ये पावर किसने दी? ये पावर हमें मिली है संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से। तो संविधान जो है वो एक लोकतांत्रिक ढांचे में हमारे जो अधिकार हैं, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में और इस देश में हम यहाँ सर उठा के अपने आत्मसम्मान के साथ, अपने स्वाभिमान के साथ हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी कार्य कर सकते हैं, कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, कहीं भी घूम आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड ऑल दिस प्रोविजंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी देश का, किसी भी देश में की शांति और उसके विकास का जो सूचक होता है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ का संविधान कितना सुदृढ़ है, कितना डिटरमाइंड वे में उसे फॉर्म्ड किया गया, उसको कितनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड की गई है। अब ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, लेकिन अब जैसे सपोज करो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, ठीक है, वहाँ पे भी उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग, इतना फ्लेक्सिबल और इतना लोगों के हितों की सुरक्षा कर पाने वाला नहीं है। वहाँ पे सिर्फ उसको एक
फॉर्मेलिटी के तौर पे फ्रेम किया गया है ना। तो कि इसीलिए किसी भी जगह का, किसी भी देश का जो लोकतांत्रिक शासनिक ढांचा होता है वो डिपेंड करता है उसके संविधान पे। तो आप क्योंकि स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है और इस चैप्टर को समझना बहुत अच्छे ढंग से ज़रूरी है कि ताकि आपको इसके बेसिक्स पता चलें कि आप इस संविधान में क्या चीज़ होती है, कौन कौन सी प्रोविजंस होते हैं। आगे चल के आप उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट, इतना तो। देन सेकेंड पॉइंट आता है कि संविधान कितने तरह का होता है। संविधान दो तरह के होते हैं, एक ओरल और एक होता है रिटन। दुनिया में सिर्फ एक ही देश है यहाँ पे ओरल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि उनका संविधान लिखा हुआ नहीं है, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो देश है ब्रिटेन, ठीक है। वहाँ पे परंपराओं बहुत पुराने, मतलब अराउंड अबाउट 13-14 सेंचुरी से जो उनका एक परंपराओं के आधार पे उनका लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है वो चलती है ये, ठीक है। तो उसी आधार पर उनका ओरल कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे देश में जो है हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लिखित है। जो भी हमें राइट्स दिए गए हैं, जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, जो भी हमें पावर्स दी गई हैं, जो भी दिशा निर्देश एक सरकार को दिए गए हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो लिखित हैं। वो इसीलिए लिखित हैं ताकि if anyone of us, if any citizen of the country felt that their fundamental rights are violated in that conditions, they can directly, without any hesitation, they could able to approach against it in the Supreme Court. वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जाकर इसके अगेंस्ट जो है बात उठा सकते हैं, बिकॉज वो लिखित है, ठीक है। तो वो उसका हक है, गॉट इट। तो ये था। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम यहाँ पे चलते हैं, नज़र मारिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, समझा दिया। इट इज़ बेसिकली, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको फॉलो करने के लिए जो नेता हम चुनते हैं, उन नेता का काम होता है हमारे लिए अच्छी कानून बनाना और हमारे लिए एक अच्छी नीतियाँ बनाना। इससे why they are basically got to be involved in it? They got to be involved in it because it makes life easier. कॉन्स्टिट्यूशन होने से ही हमारा जीवन जो है वो बहुत ही इजी हो जाता है। जब हमारे पास रूल रेगुलेशन सब चीज़ें होंगी, हमें सब चीज़ों के बारे में पता होगा, तो हम निश्चिंत होकर आ फिर सकते हैं। अब जैसे सपोज करिए अभी आपके साथ पास एक रूल बनाया गया है कि आपने मास्क पहन के निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, सैनिटाइज हैंड वॉश करने हैं, बार बार हैंड वॉश करना है, वगैरह वगैरह। अगर आप, ये रूल्स हैं, ये आपको इस कंडीशन में एक रूल दिए गए, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे तो नेचुरली आप बेहिचक को अपना कोई भी काम कर सकते हैं, आप बाहर आ जा सकते हैं, आप कोई भी ज़रूरी सामान खरीद सकते हैं, ला सकते हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो जो रूल्स होते हैं दे आर बेसिकली मेक्स आवर लाइफ ईजियर, इसीलिए हमें उनका पालन करना चाहिए, चाहे वो स्कूल के हों चाहे वो घरों के हों, ठीक है, गॉट इट। देन सेकेंड इज फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी बिकेम इफेक्टिव। कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसा कि मैंने अभी बताया कि लोकतांत्रिक ढांचा जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से काम करता है, ठीक है, वो संविधान के अकॉर्डिंग टू काम कर रहा है। तो जनता को भी ये पता होगा कि हमारी सरकार क्या है, वो किस तरह से काम कर रही है, वो कौन से पैटर्न को फॉलो कर रही है, गॉट इट, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी नज़र में आती हैं, जनता उनको अंडरस्टैंड करती है, ऑब्जर्व करती है, ठीक है। तो इस तरह से, और सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी काम करने में आसानी हो जाती है। इट इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिसकी वजह से हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, हमें अपने जीवन की सुरक्षा का पूरा हम बिल्कुल आश्वस्त होते हैं
कि नहीं हमारे अधिकार जो हैं, इन केस अगर हमारे साथ गलत होता है तो वी कैन डू सच एंड सच थिंग्स, ठीक है। आवर इंटरेस्ट आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सो देन कम्स रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स एंड लॉ अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज गवर्न, ये मैंने अभी आपको बताया भी। देन टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर ओरल एंड द रिटन, ठीक है। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ इट? बेसिकली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट फॉलोज इट गाइडलाइंस, ठीक है। सरकार को काम करने के लिए, कोई भी काम करना है, कोई बिल बनाना है, कोई लॉ बनाना है, कोई कानून बनाना है, तो वो कानून किस किस तरह से बनना चाहिए, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, कौन कौन से वर्ग को कौन कौन से सामाजिक मापदंडों के बारे में प्रोविज़न उनको नज़र में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस गाइडलाइन में दी होती हैं। अंडरस्टैंड पॉलिटिकल सिस्टम, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही, इस कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा ही हम अपने देश के पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। बेसिकली इट हैज़ बीन बाइफर्केटेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसे हम 3 टायर सिस्टम भी कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट, है ना। और हम तीनों गवर्नमेंट को फॉर्म करने में वी गॉट टू पार्टिसिपेट इन इट। जब आप 18 साल के हो जाएंगे, आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा, तो आप अपनी भागीदारी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए भी डालेंगे, एमपी के वोट डालेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, आप स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए एमएलए के वोट डालेंगे, और आप अपनी लोकेलिटी में जो लोकल गवर्नमेंट है, कोई सरपंच वगैरह या म्यूनिसिपल कमेटी के जो भी इलेक्शंस हैं या उनमें, उन सभी में आप उनको चूज़ करने के लिए भी वोटिंग डालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो समझ में आता है। देन कम स्कोप एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ व्हाट आर दिस ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट? ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशंस ने किसी एक ही सेक्टर को सारी पावर्स नहीं दी है, ठीक है। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। और ये तीनों चेक एंड बैलेंस वाला गेम खेलते हैं, चेक एंड मेट वाली होता है। जैसे लेजिस्लेचर, जिनके नेता जिन्हें हम चुनते हैं, ठीक है, और इनका काम क्या है? सिर्फ कानून बनाना, हमारे लिए अच्छी नीतियां बनाना। पार्लियामेंट में बैठ के ये हर मुद्दे पे बहस करते हैं, अपने अपने बात कहते हैं, ठीक है, उसके इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। और इस तरह से रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, और वहाँ पे एक प्रोसीजर होता है जिसके ज़रिए कानून बनाया जाता है, उनके ऊपर चर्चाएं की जाती हैं, सर्वे किए जाते हैं, बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च की जाती है, उसके बाद जाके कानून जो है वो फ्रेम किया जाता है प्रॉपर्ली। तो लेजिस्लेचर्स का काम होता है ये सारा, इन सब चीज़ों को देखना। दूसरा ऑर्गन जो है वो है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव ये कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, और इनका काम आता है, ये वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो कि जो कानून व्यवस्था बनाई जाती है उसको पब्लिक तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो ये एग्जीक्यूटिव करते हैं, ठीक है, उसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तीसरा है जुडिशरी। जुडिशरी है, जुडिशरी का काम होता है इन दोनों ऑर्गन्स के ऊपर नज़र रखना कि क्या ये दोनों ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, क्या ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो जुडिशरी हैज़ अ राइट टू डायरेक्टली इंटरफेयर इन दैट पर्टिकुलर मैटर। वो उन्हें पनिश भी कर सकती है, उन्हें को वहाँ पे इमीडिएटली रोक सकती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, तो अभी आपको वो इंसिडेंट समझ में नहीं आएंगे, अभी आपकी उतनी स्टेज नहीं है, तो आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट दैम। बट ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जब उन्हें पता लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो जुडिशरी वहाँ पे रोक देती है। इसीलिए ये तीनों ऑर्गन्स जो हैं दे हैव देयर ओन ज्यूरिसडिक्शन। इन सभी की अपनी अपनी, इनके अपने अपने कार्य हैं, इनके जो वर्क हैं, द वर्क हैज़ बीन असाइंड टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही इनको अलग अलग काम बांट दिए,
जैसे मुझे एसएसटी स्कूल में मुझे एसएसटी पढ़ानी है, वो किसी और टीचर, कोई और टीचर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, कोई और मैथ्स पढ़ाते हैं, कोई साइंस पढ़ाते हैं। अब पढ़ाने को तो हम सभी सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब हम ऐसा करें तो क्या होगा, होच पोच हो जाएगा, ना तो हम जस्टिस कर पाएंगे ना आपको कुछ समझ में आएगा, इजंट इट। इसीलिए बाइफरकेट किया गया, इजंट इट, है ना। तो इसी तरह से ये चीज़ें की हैं। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने भी आप इन सभी ऑर्गन्स को जो है वो अलग अलग पावर्स दी हैं, उन्हें अलग अलग उनकी लिमिटेशंस बनाई हुई हैं, उनकी लिमिटेशंस रखी हुई हैं। और ये तीनों ऑर्गन्स जो हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अपनी मर्जी से कोई भी कार्य नहीं कर सकती। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसे अच्छे ढंग से सुनिए, समझिए, और चैप्टर को थोड़ा सा उतना ही पेज 1 और पेज 2 तक आप रीडिंग करिए, ठीक है। और जो नहीं समझ में आता है आप बेहिचक होकर पूछ सकते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप सभी बच्चों ने टेस्ट बहुत अच्छे किए, अच्छे नंबर लिए, ठीक है। बहुत खुशी हुई कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हो, ठीक है। लेकिन वेरी गुड, आगे भी इसी तरह से अपना काम करते रहिए और रेगुलरली उसे चेक करवाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।